हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यतीन्द्र उपाध्याय। स्वागत है आपका सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो 2013 से 2024 तक के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के सीएलसी के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपको इससे पूरा बेनिफिट होगा, क्योंकि सीएलसी एकमात्र वो संस्था है जो इस तरीके से बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचती रहती है ताकि आपको उसका बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है जूलॉजी के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका अपन वन बाय वन एक एक क्वेश्चन जो उसको डिस्कस करेंगे। शुरुआत करें, आइए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एमनियोसेंटेसिस से है। Which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? Amniocentesis एक प्रीनेटल डायग्नोसिस प्रोसीजर है जिसमें किसी फीमेल को लगता है कि अगर उसका जो बच्चा है उसमें जेनेटिक डिफेक्ट होने के, जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि उसके परिवार में जो उसके रिलेटिव्स हैं उनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर रहा होगा। तो किसी कपल को अगर डाउट लगता है कि उनके बच्चों में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है जो वॉम्ब में अभी है, तो वो उसकी बर्थ से पहले ही ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं। तो एक तरीके से वो बर्थ के बाद में उसके सर्वाइव करने के चांस क्या है ये भी उससे पता लगाया जा सकता है ना। तो एमनियोसेंटेसिस जो है उसके अंदर वॉर्म के अंदर जो एमनियोन होता है, एमनियोन एमनियोटिक सेक, और उसमें जो डेवलपिंग जो फिटस होता है, मान लो ये डेवलपिंग फिटस है, तो इसके सराउंडिंग में इस फिटस की जो स्किन सेल्स है वो इस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है। डेड स्किन सेल्स इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर वो प्रेजेंट है। मान लो प्लेसेंटा अम्बिलिकल कोड। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसमें ये केमिकल्स और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। और इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये मान लो जैसे एमनियोन है और ये सेल्स, फीटल सेल्स एंड सोल्यूबल सब्सटेंस। तो एमनियोसेंटेसिस में अगर देखा जाए तो ये 15 से 20 जो वीक्स हैं इसके बीच में इस प्रोसीजर को किया जाता है। 15 से पहले बिफोर 15 वीक्स है ना, ये अनसेफ है। अनसेफ क्यों है? क्योंकि रिस्की होता है, बच्चे में फिजिकल डिफेक्ट के चांस ज़्यादा होते हैं, मिसकैरेज के चांस ज़्यादा होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका अमाउंट भी कम होता है, समझे। इसलिए इसको 15 से 20 वीक के बीच में किया जाता है। अगर 15 वीक से पहले किया जाए तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे के अंदर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकते हैं, अबॉर्शन हो सकता है और फ्लूइड का अमाउंट भी कम होता है ना, इसलिए प्रॉपर फ्लूइड भी जो है वो कलेक्ट नहीं हो पाएगा। एक टेक्निकल डिफिकल्टीज भी होती है कि ना जो यूट्रस है उसका साइज भी छोटा होता है, इसलिए एमनियोन तक पहुंचना भी जो है इतना इजी नहीं होता, इसलिए 15 से 20 वीक के बीच में इस प्रोसीजर को किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड की प्रोसेस से एक प्रोसीजर होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की प्रोसीजर से जो फिटस है उसकी लोकेशन का पता लगाया जाता है। मान लो फिटस इस साइड है तो फिर एक पतली निडल से वॉम्ब और एमनियोन को पेनिट्रेट करते हुए एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करके उसके अंदर जो डेड सेल्स हैं, जैसे इसके अंदर जो डेड सेल्स हैं उन सेल्स का क्या होता है, लाइसिस। लाइसिस होके उन सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन हो जाता है, उसको अलग किया जाता है। और जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करके उसका कैरियोटाइपिंग किया जाता है, क्रोमोसोम को जो अरेंज किया जाता है। तो क्रोमोसोम की में जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, उनमें जो नंबरिकल डिफेक्ट, नंबर में जो बदलाव है,
उसको चेक किया जाता है। इसके अलावा क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स हैं उनको भी चेक किया जाता है कि सारे जीन फंक्शनल है या नहीं। इसका मतलब है मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन दोनों डिसऑर्डर को फाइंड आउट किया जा सकता है इससे। इसके अलावा इसके अंदर जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, इसमें कुछ प्रोटीन्स, उसमें कुछ और केमिकल्स होते हैं। जैसे एक है अल्फा फिटोप्रोटीन सॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर, अल्फा फिटोप्रोटीन, अल्फा फिटोप्रोटीन। अगर ये बच्चे के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मान लो, तो हो सकता है कि उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई डिफेक्ट हो, है ना। तो एनसीईआरटी लिखा कि सॉल्युबल सब्सटेंस, तो इसमें सॉल्युबल सब्सटेंस में अल्फा फिटोप्रोटीन हो सकता है, और इसका अगर लेवल ज्यादा है तो बच्चे के अंदर कोई और भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, समझे। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस से बच्चे का सेक्स क्या है ये भी पता लगाया जा सकता है कि वो मेल है या फीमेल, क्योंकि XX या XY क्रोमोसोम का पता लग जाएगा। और इसके अलावा जो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस है उस कंडीशन को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फिटस बाय एमनियोसेंटेसिस। तो डाउन सिंड्रोम का पता लगाया जा सकता है क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इसमें 21 नंबर जो क्रोमोसोम है वो जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, ट्राइजोमी है ये 21 नंबर क्रोमोसोम की। जॉन्डिस पीलिया को डायग्नोसिस से नहीं किया जा सकता। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल, जिसके अंदर 44+ XXY कंडीशन क्रिएट होती है। तो कैरियोटाइप से इसका भी पता लगता है, और बच्चे का जो सेक्स क्या है इसका भी पता लगाया जा सकता है। हालांकि फीटल सेक्स को फाइंड आउट करना, पता लगाना ये लीगल नहीं, एक अपराध है। तो क्या पता नहीं लगाया जा सकता, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा जॉन्डिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का एक लीगल मेथड जो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखना, बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, कि दिन में कभी भी जो है वो कोइटस मैथुन की प्रक्रिया करना, तो ये कोई बर्थ कंट्रोल का एक मेथड प्रॉपर नहीं है, इससे तो प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। फिर बाय प्री मैच्योर इजेकुलेशन, देखो प्री मैच्योर इजेकुलेशन तो एक तरीके से एक डिफेक्ट है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट होने से पहले ही जो मेल है उसका सीमन इजेकुलेट हो जाता है, अर्ली इजेकुलेशन हो रहा है, ये तो एक टाइप का डिसफंक्शन है। और अगर प्री मैच्योर इजेकुलेशन हुआ भी है कोइटस के टाइम, तो उससे तो सीमन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर रिलीज हो जाएगा, और ऐसे में प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, है ना। तो ये जो है वो करेक्ट नहीं है। फिर हाँ ये हो कि है ना विड्रावल मेथड, जिसमें इजेकुलेशन जो है उस प्रोसीजर से पहले जो मेल है वो अपने कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से अलग कर ले, और इजेकुलेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ना करके बाहर करे, वो एक मेथड है, नेचुरल मेथड। लेकिन प्री मैच्योर इजेकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस ये बर्थ कंट्रोल का मेथड नहीं है, इससे प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है। फिर अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, नहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है और फिर किसी मेडिसिन को लेके अबॉर्शन किया जा रहा है, तो ये बर्थ कंट्रोल का मेथड नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है, इससे फिर फीमेल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वें से 17वें दिन के बीच में कोइटस की प्रोसेस को अवॉइड किया जाए, ये एक प्रॉपर बर्थ कंट्रोल का मेथड है, जिसको नेचुरल मेथड बोलते हैं, नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दौरान फीमेल के अंदर LH का लेवल क्या होता है, ज्यादा, और अगर LH का लेवल ज्यादा है तो वो क्या प्रमोट करेगा, ओव्यूलेशन। इसका मतलब ओव्यूलेशन के चांसेस ज्यादा हैं, तो इससे सेकेंडरी oocyte जो है उसकी प्रेजेंस के चांस ज्यादा होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन का रिस्क होता है ना। इसलिए ये जो है अगर इस समय कोइटस को अवॉइड किया जाए तो बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये एक लीगल मेथड है। 4 नंबर, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, हालांकि इसकी फेलियर रेट ज्यादा है। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, तो ट्यूबेक्टोमी की जो प्रोसीजर है वो फीमेल के अंदर होती है, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी के अंदर
जो फेलोपियन ट्यूब है उसको इस तरीके से कट करके उसके स्मॉल पार्ट को हटाया भी जा सकता है और अलग अलग इनको ऐसे बांध दिया जाता है। इससे आप लोग देखें कि जो इंटरकोर्स हुआ है तो उसके बाद जो स्पर्म है वो कुछ यहाँ तक पहुंचे, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट है वो ओविडक्ट में तो आया, लेकिन उस ओवम के पास स्पर्म के आने के चांस कम हो गए, समझे ना, उनकी फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाई। इस तरीके से इसमें इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बर्थ कंट्रोल इसमें अप्लाई होता है। तो ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। सही बात है। ओवरी को नहीं हटाया जाता किसी भी बर्थ कंट्रोल के मेथड में, गोनेड को नहीं हटाया जाता। गोनेड को हटाना बर्थ कंट्रोल का मेथड नहीं है, क्योंकि गोनेड को हटाते ही मेल फीमेल दोनों में ही जो सेक्स हार्मोन है वो उनका लेवल गिर जाएगा, और सेक्स हार्मोन जो हैं वो बॉडी की अदर एक्टिविटी में भी हेल्पफुल होते हैं, जिससे बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट आता है। स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस नहीं, ये तो वेसेक्टोमी का पार्ट है, मेल के अंदर है। यूट्रस को भी नहीं हटाया जाता है, तो हिस्टेरेक्टोमी है, तो फेलोपियन ट्यूब वाला हो जाएगा। तो ट्यूबेक्टोमी के बाद भी फीमेल जो है उसमें क्या क्या होगा देखना, oogenesis की प्रोसेस होगी, मतलब है ना, हर मंथ प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, ग्राफियन फॉलिकल, वो सब कन्वर्जन होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा, हार्मोन फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा बताओ, हार्मोन फॉर्मेशन भी होगा, क्योंकि वो तो ओवरी में हो रहा है, ठीक है। हालांकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर नहीं होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, समझे। तो ये जो है वो ट्यूबेक्टोमी के लिए हो गया। आईयूडी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। देखो आईयूडी जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये एक बर्थ कंट्रोल का मेथड है, और ये आर्टिफिशियल मेथड में इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। आईयूडी जो है वो प्रेगनेंसी को रोकती है, एसटीडी को रोकती नहीं है, इसमें प्राइवेसी भी नहीं है। 2 बच्चों में क्योंकि प्राइवेसी इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोफेशनल डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, डॉक्टर नर्स की हेल्प से इसको लगवाया जाता है यूट्रस के अंदर, प्लास्टिक या मेटल की होती है ये। और 2 बच्चों में गैप के लिए सूटेबल है, 5 से 6 साल तक वर्क कर सकती है। आईयूडी में जैसे एक है नॉन मेडिकेटेड जिसमें लिपेस लूप है, और मेडिकेटेड में कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी आती है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो देखो जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है उसमें एक तो LNG-20 लेवेनोजेस्टिरोल और एक है प्रोजेस्टेसर्ट, तो ये दोनों ही हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के अंदर आती है, और यहाँ पर LNG-20 को दे रखा है जो हार्मोनल में है, एक प्रोजेस्टेसर्ट भी वो भी हार्मोनल में है। मल्टीलोड 375 है ना, ये कॉपर टी के अंदर आता है, और सर्वाइकल कैप फिजिकल बैरियर है, वॉल्ट कैप भी फिजिकल बैरियर है फीमेल के अंदर, जो सर्विक्स को क्लोज करते हैं, बिफोर कोइटस लगवाए जाते हैं इन दोनों को, और ये सर्विक्स को कवर करके और केवल प्रेगनेंसी को रोकते हैं, एसटीडी को रोकते नहीं है, दोनों रीयूजेबल भी है ना। तो यहाँ पे 2 तो फिजिकल बैरियर में है, और 2 आईयूडी है जिसके अंदर ये वाली हार्मोनल है और ये वाली कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व, देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर है, तो ART जो है, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो लैब के अंदर होता है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर हो सकता है, इसमें भी जो फर्टिलाइजेशन है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन जो है वो लैब के अंदर होता है, तो ZIFT में भी, IUT के अंदर भी। इसके अलावा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें भी फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर होता है। इन विवो जो है उसके अंदर देखना गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसके अंदर एक तो है इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन और एक है
इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये एआई के अंदर आ गए। तो ये भी जो है इन विवो के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ इन्वॉल्व, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो उसके अंदर क्या ओवम को ओविडक्ट में ट्रांसफर किया जाएगा? नहीं, ये तो इसके अंदर आ गया ना, गेमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, तो ये तो आईवीएफ में नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। फिर दूसरा जाइगोट इनटू फेलोपियन ट्यूब, हाँ जाइगोट जो बना है उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ है, तो ये वाला ठीक है। जाइगोट या 8 सेल स्टेज के अंदर अंदर एम्ब्रियो हो, उसको ओविडक्ट में ट्रांसफर किया जाता है, और 8 सेल को क्रॉस कर चुका है तो फिर उसमें किया जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। फिर आगे लिखा है जाइगोट इनटू फेलोपियन ट्यूब, ये तो चलो हो गया ना अपना, ये तो आंसर ही हो गया। फिर जाइगोट इनटू यूट्रस, यूट्रस में जाइगोट को नहीं करेंगे, जाइगोट को ओविडक्ट में करेंगे। यूट्रस में 8 सेल प्लस अगर है तब यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू फेलोपियन ट्यूब, नहीं, 8 सेल स्टेज को क्रॉस कर चुका है तो उसका आईयूटी होगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। तो एनसेफेलाइटिस जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है, जो फिकोरल पाथ से, एयर से, किसी भी तरीके से पैथोजन के ब्रेन तक पहुंचने की वजह से होता है। सिफिलिस जो है वो बैक्टीरियल एसटीडी है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम के कारण। एड्स जो है वो एचआईवी वायरस की वजह से, और ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजो है उसकी वजह से होने वाली एसटीडी है। तो एक बैक्टीरियल है, एक वायरल है, एक प्रोटोजोअल है, बाकी फर्स्ट जो है एसटीडी में नहीं आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, तो आपको मैंने बताया था हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के अंदर एक तो वो अपना LNG-20 और एक प्रोजेस्टेसर्ड। तो यहाँ पे LNG-20 दे रखा है, ये हार्मोनल है। ये मल्टीलोड का मतलब है कि है ना कॉपर आयन को रिलीज करने की कैपेसिटी का ज्यादा होना, है ना, ये और कॉपर से होना, ये दोनों तो कॉपर टी में आ गए, कॉपर टी के अंदर। और लिपेस लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड के अंदर आ गया। मेडिकेटेड के अंदर कॉपर टी भी आ गई और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी भी आ गई, क्योंकि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कॉपर आयन रिलीज कर रहे हैं और ये अपना हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। लेकिन लिपेस लूप जो नॉन मेडिकेटेड है, इसकी फिजिकल प्रेजेंस मात्र ही जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट करती है, इसलिए इसको नॉन मेडिकेटेड में रखा गया है। तो हार्मोनल पूछे तो हो जाएगा LNG-20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी मेल में होता है जिसके अंदर दोनों जो वास डिफरेंस है उनको कट करके बांध दिया जाता है, इस तरीके से लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों साइड से वास डिफरेंस को कट किया जाता है और बांध दिया जाता है। तो अब बताओ क्या हार्मोन बनेंगे? हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, गैमेट भी प्रोड्यूस होंगे, लेकिन गैमेट जो है वो एपिडिडाइमिस से फिर ऊपर की तरफ नहीं आ पाएंगे, वहां पे फिर रीअपटेक हो जाएगा। हार्मोन भी बनेंगे, गैमेट भी बनेंगे, इजेकुलेशन भी होगा, लेकिन उस इजेकुलेट में कौन कौन से फ्लूइड होंगे? सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होगा, प्रोस्टेट का फ्लूइड होगा, बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड होगा, लेकिन उसमें टेस्टिस से आने वाले स्पर्म की प्रेजेंस नहीं होगी। इस मेल के अंदर हार्मोन भी बनेंगे तो उसकी जो बॉडी की अदर मैकेनिज्म है उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी नॉर्मल रहेगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी? वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड, सही बात है, उसको कट करके बांधा जाता है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी है, बिल्कुल सही बात है, ये इरिवर्सिबल मेथड है। नो स्पर्म अकर इन सेमाइनल फ्लूइड, जो है उसमें भी कोई स्पर्म की प्रेजेंस नहीं होगी। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, ये गड़बड़ हो गया, ये देखो एपिडिडाइमिस में तो स्पर्म आएंगे ही ना, यहाँ पर तो स्टोर हो ही रहे हैं, यहाँ से फिर आगे नहीं जा पा रहे हैं, और एपिडिडाइमिस जब स्पर्म वहां से बाहर नहीं जाएंगे तो इस एरिया के एपिथेलियम में ऐसा चेंज आएगा कि इसकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ये जैसे ही फिर स्पर्म आएंगे तुरंत उनका क्या हो जाएगा? फैगोसाइटोसिस। तो एपिडिडाइमिस में तो स्पर्म आएंगे इसलिए, और यहाँ पे लिखा है कि नो स्पर्म इन एपिडिडाइमिस, तो ये गलत हो गया, यहाँ तक स्पर्म पहुंच रहे हैं। तो इनकरेक्ट पूछा था, फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अपन ने पहले क्वेश्चन में इसकी डिटेल से बात कर ली थी, उसी को अप्लाई करते हैं। गलत पूछा है इसके लिए ना,
तो इट इज यूजुअली डन व्हेन ए वुमेन इज बिटवीन 14 टू 16 वीक प्रेग्नेंट। बिल्कुल सही बात है, और मैंने आपको इसका कारण भी बताया था कि 15 वीक से पहले क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि फ्लूइड की अमाउंट कम है। टेक्निकली बड़ी डिफिकल्टीज होती है क्योंकि यूट्रस का साइज छोटा है, तो फिर उसमें कैसे फाइंड आउट किया जाए। अबॉर्शन का रिस्क होता है, बच्चा अबॉर्ट हो सकता है, और बच्चे में फिजिकल डिफेक्ट हो सकते हैं जिसमें उसके जो पैर हैं वो ऐसे टेढ़े हो सकते हैं, समझे ना। तो इसलिए 14 या 15 वीक से पहले इसको नहीं किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन। बर्थ से पहले सेक्स डिटरमिनेशन भी किया जा सकता है, हालांकि लीगल है, लेकिन पता तो लग ही सकता है ना कि मेल है या फीमेल। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम का पता लगाया जा सकता है। कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। देखो क्लेफ्ट पैलेट का मतलब क्या है कि इसमें बच्चे का जो होठ है वो कटा हुआ होता है, और होठ के साथ उसका जो नाक है, उसके जो लिप्स हैं, है ना, वो भी मतलब कटे हुए होते हैं। पूरा जो पैलेट है, क्योंकि बॉडी में जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के बाद 3 जर्मिनल लेयर बनती है तो बॉडी के अंदर आगे की तरफ फ्यूजन होता है ऐसे। वो फ्यूजन जब पूरा नहीं हो पाता तो यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट रह जाती है। इसको इस एमनियोसेंटेसिस की प्रोसीजर से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है ना, तो ये पता नहीं लगाया जा सकता। जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है, मेंडेलियन, नॉन मेंडेलियन। उस बच्चे के अंदर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस का पता लगाया जा सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता लगाया जा सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का पता सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल के एनालिसिस से होगा, और अदर जो डिफेक्ट है उनका पता सोल्यूबल सब्सटेंस से होगा। द फंक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईओडी, जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी है उससे जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, और एग को पेनिट्रेट करने की पावर को भी जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए ये वाला परफेक्ट है, क्योंकि इनमें हार्मोन नहीं है तो वो ओव्यूलेशन को टारगेट नहीं करते, गैमेटोजेनेसिस को भी इनहिबिट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत इफेक्ट इनका यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे हो सकता है, हल्का सा इम्प्लांटेशन भी हो सकता है, लेकिन जब दोनों दिए हों तो अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी 4 को देना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है। इन केस ऑफ कपल वेयर मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो एक टेक्निक है एआई। तो अगर एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके अंदर एक तो है इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन, एक है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो अगर स्पर्म काउंट कम है तो एआई में क्या किया जाएगा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर मेल पार्टनर इजेकुलेट करने में, या मैं कहूँ कि ना फीमेल को नेचुरली इंसेमिनेट करने में कैपेबल नहीं है, लेकिन स्पर्म काउंट ठीक है, तो इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे लो स्पर्म काउंट के लिए पूछा तो गेमेट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन होता है ना ओवम के अंदर, और फेलोपियन ट्यूब को तो ऐसे ही उसमें कनेक्ट कर दिया, गलत हो गया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर एआई में ये प्रोसीजर आ गया। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें स्पर्म के अंदर बिल्कुल मोटिलिटी ना हो तभी इसको किया जाएगा, और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर नहीं, इसमें तो जाइगोट जो है वो लैब में बना फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो इसका है एआई। कॉलम मैचिंग वाला है, कुछ एसटीडी दिए हैं जिनको उनके कॉजिंग एजेंट से मैच करना है। तो गोनेरिया जो है वो बैक्टीरियल एसटीडी है, और इसमें निशेरिया गोनेरिया, सिप्लिस ट्रिपोनिमा पैलिडियम है, बैक्टीरियल है, ये दोनों बैक्टीरियल है, ये दोनों बैक्टीरियल एसटीडी है। जेनाइटल वार्ड जो है वो वायरल एसटीडी है, और इसके लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, एचपीवी। ये एक ऑन्को वायरस भी है, और ये जो ऑन्को वायरस है वो फीमेल के अंदर सर्विक्स कैंसर भी कॉज कर सकता है। सर्विक्स की कैंसर को प्रमोट करता है, समझे ना। तो एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है जिसमें सर्विक्स वाले टिश्यू को अलग करके उसका एनालिसिस होता है, और वहां के टिश्यू में क्या बदलाव आया है उसका पता लगाया जा सकता है। और एड्स वाला जो है वो रिलेट हो गया एचआईवी से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इस तरीके से ए का 2 कहाँ रहा है, ये रहा, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, 4th आंसर हो जाएगा।
द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, देखो जो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव है इसमें हार्मोन अब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल। इसमें हार्मोन नहीं है, वीक में एक बार ली जाती है। CDRI लखनऊ से जो है ये बनाई गई है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना। और इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है सेंट क्रोमेन केमिकल। और ये जो केमिकल है सेंट क्रोमेन, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ये एंडोमेट्रियम पर जो एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, उस पे ये केमिकल जुड़ेगा और उसको इस तरीके से मॉडिफाई करेगा कि अब इस एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे एस्ट्रोजन नहीं जुड़ पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं बढ़ेगी, तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इसका मतलब है ये इम्प्लांटेशन को टारगेट करता है। तो अपने को इसके लिए पूछा तो ये एक IUD नहीं है, एक पिल्स है। पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव भी ये नहीं है, कोइटस से पहले इसको लिया जाता है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन नहीं, प्रिवेंट ओवुलेशन नहीं, ओवुलेशन पे तो इसका इफेक्ट है ही नहीं ना। ब्लॉक द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस बाय एंड प्रिवेंटिंग फर्टिलाइज एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, है ना। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो केमिकल है उसने इस प्रोसेस को प्रमोट किया। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो आपको मैंने दो बताए थे, एक तो प्रोजेस्टेसर्ट और एक LNG-20 हार्मोनल है। ये नॉन मेडिकेटेड है और ये मेडिकेटेड में कॉपर रिलीजिंग है। ये वॉल्ट कैप है, ये तो फिजिकल बैरियर है। ये हार्मोनल IUD की है। ये मेडिकेटेड में कॉपर रिलीजिंग है और ये हार्मोनल IUD, ये दोनों IUD हैं। लेकिन हार्मोनल पूछा है तो ये हार्मोनल नहीं है, इसलिए आंसर नहीं गया। अगला STD से रिलेटेड क्वेश्चन है और पूछा है कौन सा कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। तो 3 STD हैं जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, जेनिटल हर्पीज, एड्स और हेपेटाइटिस बी, है ना। तो इसमें जैसे जेनिटल हर्पीज दे रखा है, ये अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस भी हो जाए तो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। ये है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन, है ना, जिसमें हार्मोन का रोल है। ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। तो देखना, ये देखो यहाँ पे हार्मोन नहीं है, इसमें हार्मोन हो सकते हैं, इसमें हार्मोन हो सकते हैं। तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें सब में हार्मोन नहीं है। पिल्स में हार्मोन है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हार्मोन है, बैरियर मेथड में हार्मोन नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। लैक्टेशनल एमिनोरिया नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल का, जिसके अंदर बच्चे की डिलीवरी के बाद 6 मंथ तक फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांस कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान फीमेल के अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा? PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को इनहिबिट करके रखता है। पिल्स में हार्मोन है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी हार्मोन है, तो यही आंसर हो गया। यहाँ पर देखो बैरियर मेथड दे दिया, इसमें कोई हार्मोन नहीं है। यहाँ पर हार्मोन है, यहाँ पे हार्मोन है। In which of the following technique the embryo are transferred to assist those female who cannot conceive? इसका मतलब है एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा रहा है ना। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जाइगोट इंट्राफिलोपिन ट्रांसफर। तो यहाँ पर एम्ब्रियो का ट्रांसफर इसमें वैसे डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें गैमेट को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये देखो, इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा रहा है, जाइगोट इंट्राफिलोपिन ट्रांसफर। और कितनी सेल स्टेज तक? या तो जाइगोट या 8 सेल स्टेज तक एम्ब्रियो जो है उसको ओविडक्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है। और अगर वो 8 को क्रॉस कर चुका है तो उसको डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यही अपना आंसर हो गया है। यहाँ पे गैमेट दे दिया हमें, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइज एग को देखना है। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब सब STD में होनी चाहिए। मलेरिया STD नहीं है, फाइलेरिया नहीं है, केवल एड्स है। कैंसर STD में नहीं आता, ये दोनों है। गोनेरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, ये तीनों STD हैं। यहाँ पर मलेरिया दे दिया इसलिए गलत हो गया, थर्ड आंसर हो जाएगा। वेनेरियल डिजीज कैसे स्प्रेड होती है ना, तो यूजिंग स्टेराइल नीडल नहीं, ये तो स्टेरलाइज है, यहाँ पर होगा अनस्टेराइल।
तब ये इन्फेक्शन कोज कर सकता था ना, इसलिए ये बार हो गया। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल सही है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड इन्फेक्टेड है, उसको ब्लड अपन लोग ले तो फिर उससे डिजीज के चांस है। इन्फेक्टेड मदर से उसके फिटस में भी हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू। किस करने से, किसिंग से एसटीडी के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें एक तो शर्त होती है कि फ्लूइड अगर एक्सचेंज हुआ भी है सलाइवा, तो जो एक्सेप्टर है उसके अंदर कोई अल्सर वगैरह हो, कोई घाव वगैरह हो, उसका कॉन्टेक्ट हो, तब वो कोई चांस बनते हैं। जनरली इसको अपने को कंसिडर नहीं करना है। इनहेरिटेंस नहीं, तो इसमें जो एसटीडी फैल रही है उसमें हो गया बी एंड सी, है ना, तो बी एंड सी सेकेंड आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, है ना। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में एक तो हो जाएगा LNG-20, है ना, और ये नॉन हार्मोन रिलीजिंग है, ये भी कॉपर में आ गया, ये तीनों तो कॉपर टी में आ गया ना, इसलिए आंसर फर्स्ट। कॉलम मैचिंग वाला है। वोल्ट के फिजिकल बैरियर है, फीमेल में सर्विक्स को क्लोज करता है, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, एसटीडी को नहीं रोकेगा, है ना। तो ऐसा ऑप्शन देखना, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स ब्लॉक्ड, ये सही हो गया। आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये देखो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस मैच कर सकते हैं। फिर वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी में रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी में ट्यूब वाला हो जाएगा ना। तो ए का 1 कहाँ रहा, ये रहा, ये आंसर हो गया। बी का 3, सी का 2 और डी का 4, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। लिपेस लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड इज, है ना, तो ये एक आईयूडी है और सर्वाइकल बैरियर की फॉर्म में नहीं, कॉपर रिलीजिंग में नहीं, नॉन मेडिकेटेड में आ गई, ये तो बैरियर में आ गया ना, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। कॉलम मैचिंग वाला है, फिर से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। डायफ्राम सर्विक्स को ब्लॉक करेगा जिससे स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, है ना, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, तो ए का 4। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन को टारगेट करती है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हार्मोन होते हैं, ओव्यूलेशन को रोकेंगे, इम्प्लांटेशन को रोकेंगे, सर्विक्स म्यूकस की थिकनेस को बढ़ा देंगे। इंट्रायूट्राइन डिवाइस दिया है, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस में अपन ये रिलेट कर सकते हैं सेकंड वाला। और फिर लैक्टेशनल एमिनोरिया, आपको मैंने बताया था प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है जो गोनेडोट्रोपिन को इनहिबिट करता है ना। तो अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, ये थर्ड हो जाएगा। तो ए का 4 ये रहा, बी का फर्स्ट ये रहा, सी का थर्ड कैसे रिलेट कर दिया, ए बी सी डी का 2, तो फिर और देखना पड़ेगा ऊपर ये, हाँ ये देखो ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 2 ये रहा और डी का 3 ये रहा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। IUD are small object made up of plastic copper that are inserted in uterine cavity. Which of the following statement are correct about IUD? IUD के लिए बताया गया है कि ये प्लास्टिक तांबे की बनी छोटी युक्ति हैं जिनको गर्भाशय गुहा में लगाया जाता है ना। तो इनमें कौन से कथन सत्य हैं, ये पूछा जा रहा है ना। तो IUD डिक्रीजेज फैगोसाइटोसिस, नहीं, ये तो इंक्रीज करेंगे ना, ये तो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। फिर द रिलीज कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, कि जो कॉपर आयन मुक्त हुए हैं वो शुक्राणु की गतिशीलता को घटाएंगे, ये सत्य है। IUD डू नॉट मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, गलत हो गया, ये सर्विक्स को स्पर्म के लिए अनफेवरेबल बनाएंगे, उनके लिए हॉस्टाइल क्रिएट करेंगे। हॉस्टाइल का मतलब है कि असामान्य होना, वहां से स्पर्म की डेथ होगी, है ना। फिर IUD सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी सही स्टेटमेंट है। IUD रिक्वायर सर्जिकल, नहीं, सर्जरिकल मेथड की जरूरत नहीं होती IUD के अंदर, है ना, उनको इंसर्ट करने के लिए। तो एप्रोप्रिएट अपने को इसमें अगर देखें तो बी एंड डी दिया गया, बी एंड डी का ये रहा, बी एंड डी, क्योंकि ए सी और ई रोग हो गया। नॉट ए हार्मोन, नॉट ए इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये है नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, मल्टीलोड, मेडिकेटेड, ये कॉपर रिलीजिंग, ये हार्मोन रिलीजिंग और ये नॉन मेडिकेटेड। प्रोजेस्टेरोन तो हार्मोन है जो पिल्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो थर्ड आंसर हो जाएगा।
Which of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly? उन तीन को हटाना है, हेपेटाइटिस बी, HIV से होने वाला एड्स और जेनिटल हर्पीज, है ना। तो ये देखो, तो कौन सा हो गया? गोनेरिया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, AR वाला, कि एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी। नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज नहीं किया जाता, इलीगल है ये। हाँ, इसका पता लग सकता है लेकिन लीगल नहीं है। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, कि जो उल्लभ भेदन पर जो प्रतिबंध लगा है वो क्यों लगा है? ताकि बढ़ते हुए भ्रूण हत्या के मामलों को रोका जा सके। तो इसमें ए गलत हो गया और आर सही हो गया। ऐसा ऑप्शन देखो, इज फॉल्स, आर इज ट्रू। कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन है। वेसेक्टोमी की बात करें तो वेसेक्टोमी जो है वो सर्जिकल मेथड हो गया, कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड हो गया, सर्वाइकल कैप बैरियर मेथड हो गया और सहेली ओरल मेथड हो गया। तो इस तरीके से ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, है ना, फर्स्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर कंप्लीटली क्यूरेबल? वैसा क्वेश्चन है ना। तो हेपेटाइटिस बी दे दिया इसलिए, और हर्पीज भी दे दिया, ये नहीं है। हर्पीज फिर आ गया, HIV आ गया, सिफिलिस ट्राइकोमोनियासिस आंसर हो जाएगा। Which of the following statement are correct? ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। सही बात है कि प्रजनन स्वास्थ्य प्रजनन के सभी पहलुओं में कुल कल्याण को संदर्भित करता है। ये हर मामले में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो व्यक्ति है वो हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली, है ना, बिहेवियरली, साइकोलॉजिकली। एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। सैली, ए न्यू oral contraceptive for female was developed in collaboration with ICMR। नहीं, ये CDRI लखनऊ से ही बना है। Amniocentesis is used to detect genetic defect disorder and survivability of fetus। ये सही स्टेटमेंट है कि बच्चा बर्थ के बाद कितना सर्वाइव करेगा। कहीं अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, बर्थ के बाद उसकी डेथ होती है, तो पहले ही उसके अंदर जो है अबॉर्शन की प्रोसेस क्रिएट की जाती है एमनियोसेंटेसिस से डिसऑर्डर को पता लगा के। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दी जाती है। तो सबसे अप्रोप्रिएट अगर देखें तो A, B एंड D, A, B, D, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ इन विवो। नहीं, अभी अपन ने बात की थी ICSI के अंदर जिस मेल में स्पर्म काउंट बिल्कुल कम है और नॉन मोटाइल स्पर्म है, उनमें टेस्टिस से सर्जिकल प्रोसीजर से स्पर्म को अलग किया जाता है और उस स्पर्म को सीधा साइटोप्लाज्म में इंसर्ट करके फेलोपियन उसमें टेस्ट ट्यूब में ही जाइगोट बनता है और उसके बाद में या तो ZIFT करते हैं या इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर किया जाता है ना। तो इसमें इन विट्रो आता है, तब ये सही होता है। दूसरा, इनफर्टिलिटी केस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सही है। और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था AI के 2 पार्ट हैं, एक तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और एक है इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन। अगर स्पर्म काउंट कम है तब इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होगा। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। कॉलम मैचिंग वाला है फिर से। नॉन मेडिकेटेड IUD जो है उसके अंदर लिपेस लूप हो गया। कॉपर रिलीजिंग IUD जो है उसके अंदर ये मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग के अंदर LNG लेवेनोजेस्टेरोल है ना, ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन जैसा ही। वॉल्ट फिजिकल बैरियर है, रबर बैरियर है ना। तो A का 3rd, B का फर्स्ट, C का 4 और D का 2nd, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बिल्कुल सही बात है। किसी फीमेल में हाइमेन की जो प्रेजेंस एब्सेंस है उसकी वर्जिनिटी का सही साइन नहीं है, क्योंकि हाइमेन जो है
वो किसी स्पोर्ट एक्टिविटी है, साइकिल चलाना है ना, और जो टेम्पोन होता है वेजाइनल टेम्पोन, उससे भी रप्चर हो सकता है। टेम्पोन में एक कॉटन प्लग होता है जिसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड को एब्जॉर्ब करता है। तो कई बार कुछ फीमेल में इंटरकोर्स के बाद भी ये जो हाइमेन है फिर से बन सकती है, इसलिए हाइमेन की प्रेजेंस अब्सेंस फीमेल की वर्जिनिटी का ट्रू साइन नहीं है। तो हाइमेन इज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, नहीं कोइटस की वजह से ही नहीं, ये अदर जो मैंने अभी आपको बताया एक्टिविटीज उनसे भी रप्चर हो सकती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया है, कोइटस इंटरप्टस है और पीरियोडिक एब्स्टिसेंस है ना। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया, इसमें हार्मोन इन्वॉल्व होता है, कौन सा, PRL, बच्चे की डिलीवरी के बाद 6 मंथ वाला। वोल्ट तो एक फिजिकल बैरियर, ये नेचुरल में नहीं आता है। कोइटस इंटरप्टस है मेल वाला, जिसके अंदर इंसेमिनेशन से पहले फीमेल जेनिटेलिया को अलग किया जाता है, फीमेल जेनिटेलिया से मेल जेनिटेलिया को अलग किया जाता है, और इजेकुलेशन बॉडी के बाहर किया जाता है। और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आपको मैंने बताया था 14 से 17 वाला है, इसके अंदर 11 से 17 सॉरी, जिसके अंदर ओव्यूलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो नेचुरल में आ गए, और सेकंड वाला जो है वो आर्टिफिशियल है। यही अपने को पूछा है कि कौन सा नेचुरल नहीं है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन है, नॉन मेडिकेटेड IUD। अगेन ये ऐसे क्वेश्चन खूब रिपीट हो रहे हैं ना। तो नॉन मेडिकेटेड के अंदर लिपेस लो, कॉपर लेजिंग के अंदर मल्टीलोड 375, हार्मोनल में LNG, और इम्प्लांट में प्रोजेस्ट्रोजन। इम्प्लांट जो है वो अपर आर्म में यहाँ पे लगाया जाता है, 6 साल तक वर्क करता है, और सबसे ज्यादा इसके सक्सेस रेट है। कैसे, इम्प्लांटेशन को रोक के, ओवुलेशन को रोक के, सर्विक्स म्यूकस की थिकनेस को बढ़ा के। तो A का 3rd, B का 1st, C का 4 और D का 2 है ना, सेकेंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कॉलम मैचिंग वाला अगेन कॉपर लेजिंग IUD ये रही, नॉन मेडिकेटेड ये रही, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर वोल्ट कैप, और हार्मोन लेजिंग IUD LNG है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं, A का 2 ये 2 में जा रहा है, इधर भी है, B का 4 इधर भी है, इधर भी है, और C का 1 ये रहा, और D का 3rd ये रहा, 4th आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, जो मैंने शुरू में लिखी थी इन विवो इन विट्रो है ना। तो ये है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ना, ये तो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड हो गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, GIFT, ये सब ART के पार्ट है, 2 को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है MTP के लिए, कि MTP विद ओरल पिल्स है ना इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ। देखो MTP स्पॉन्टेनियस जो ये अबॉर्शन है वो अपने आप भी हो सकता है, और इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी होता है, जिसको MTP बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी कम ड्यूरेशन की है तो उसको पिल से अबॉर्ट किया जा सकता है। इन गोलियों में सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, सॉरी एंटी प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाता है, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे जो फिटस है या एम्ब्रियो है वो बॉडी के बाहर आ जाता है। तो पिल्स की बात करें तब एम्ब्रियो के बाहर होने की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सेफ है वो 1 से 1.5 मंथ तक ही सेफ है, क्योंकि उसके बाद अगर मान लो 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ की प्रेगनेंसी है तो फिर वो पिल से अबॉर्ट नहीं हो सकती, उसको फिर सर्जिकल प्रोसीजर से अबॉर्ट किया जाता है ना। तो इसमें सबसे कम ये देखो 7 से 9 वीक है ना, तो इसमें ये पॉसिबल है पिल्स के थ्रू। हो गए, तो ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं 2013 से 2024 तक के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आपको हमें पूरी उम्मीद है इसका पूरा बेनिफिट होगा, है ना। तो बढ़िया से टॉपिक को रिवाइज करके इन वीडियोस को अगर देखा जाए तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपको जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो चाहे बायो के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो, CLC की तरफ से, तो पहले टॉपिक को बढ़िया से रिवाइज करें और फिर इन वीडियोस को देखें। श्योर आपका नीट में 2025 में अच्छा स्कोर बनेगा और आपको एक अच्छी कॉलेज मिलेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।